तो अब हम अपनी जो यूनिट है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी निबंध का विकास की। ठीक है, तो 17.2 में है कि इसका विकास कैसे होता है। तो आधुनिक युग में अगर हम निबंध का जन्म देखें तो हिंदी निबंध का जो विकास था वो आधुनिक युग की ही देन थी। ठीक है, आधुनिक युग में ही निबंध जो था, निबंध का विकास हुआ था, निबंध लिखे जाने शुरू हुए थे। ठीक है, निबंध का उदय जो था वो कई कारणों से हुआ था, जैसे कि अगर हम देखें राष्ट्रीय जागरण की कारण रहा, देश प्रेम, व्यक्ति स्वतंत्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयता और औद्योगिक क्रांति, मुद्रण कला, गद्य का प्रचलन हुआ और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा था, अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव था हमारे देश पर। ठीक है, तो ये कई कारण थे जिन वजह से क्या हुआ था, हिंदी निबंध का उदय हुआ था। ठीक है, अब निबंध विधा की विशेषता क्या थी, तो लेखक जो थे विचारों को सीधे पाठकों तक पहुंचा सकता था इसके द्वारा। और 19वीं शती के उत्तरार्ध में अगर हम देखें तो हिंदी निबंध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब भारतेंदु युग का क्या योगदान रहा इसमें, तो विषय, शैली और भाषा के स्तर पर ना निबंध में कई तरह के नए प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो भारतेंदु युग ने किए थे। और निबंध की जो आरंभिक परंपरा में विशेष महत्व भी भारतेंदु युग का ही रहा। अब द्विवेदी युग में भी निबंध का प्रौढ़ रूप हमें देखने को मिलता है, तो भाषा का मानक रूप निर्मित हुआ इसमें द्विवेदी युग में। ठीक है, चिंतन में प्रौढ़ता और शैली में परिष्कार हमें देखने को मिलता है। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका क्या योगदान था, तो हिंदी निबंध को उच्च स्तरीय स्वरूप प्रदान किया इन्होंने। विचार, शैली और भाषा, ये जो 3 स्तर थे, इन तीनों स्तरों में सुधार का कार्य किया। हिंदी निबंध में उनका वही महत्व है जो अगर हम कहें जयशंकर प्रसाद का नाटक और कविता में है। ठीक है, तो हिंदी निबंध में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और किसके तरह उनका कंपैरिजन किया गया है कि जैसे हम बात करते हैं जब नाटक की तो उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, कविता में भी जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, इसी तरह निबंध की जब हम बात करते हैं तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हिंदी निबंध के ना 3 युग रहे थे। एक तो शुक्ल पूर्व युग, ठीक है, जिसका समय काल था 1885 से लेकर 1920 तक। ये प्रारंभिक युग रहा था। ठीक है, इसी में इसका विकास हुआ, प्रारंभिक विकास हमें देखने को मिलता है। और प्रयोग भी इसमें कई तरह के हमें नए प्रयोग भी देखने को मिले थे। शुक्ल युग की अगर हम बात करें तो वो समय काल था 1920 से लेकर 1940 तक। तो इसमें निबंध विधा जो थी वो परिष्कृत हुई थी और उसका प्रौढ़ रूप हमें देखने को मिलता है। शुक्लोत्तर युग में अगर हम देखें तो 1940 के बाद से अभी तक जो निबंध लिखे जा रहे हैं उसमें निबंध के में हमें विस्तार हुआ एक तो, और दूसरा विविधता का भी ये युग रहा था और इसमें हमें कई तरह की विविधताएं भी देखने को मिलती हैं निबंध में। तो अब हम बात करेंगे शुक्ल पूर्व युग की। ठीक है, शुक्ल से जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनसे पूर्व का जो युग था उसमें किस तरह का निबंध लिखेगा उसकी बात करेंगे। तो वो समय काल था 1850 से लेकर 1920 ईस्वी तक। ठीक है, हिंदी निबंध लेखन की जो शुरुआत थी वो भारतेंदु युग से हुई थी। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ना 1868 में कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ठीक है, और जिससे साहित्यिक लेखन को भी ना प्रोत्साहन मिला और उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। इसके अलावा अन्य लेखकों में अगर हम देखें तो वो प्रताप नारायण मिश्र आते हैं। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका प्रकाशित की, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप प्रकाशित किया गया। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी घन के द्वारा आनंद कादम्बनी प्रकाशित किया गया। और इन सभी का ना महत्वपूर्ण योगदान रहा था उस समय। बालकृष्ण भट्ट को आमतौर पर ना हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। ठीक है, तो भारतेंदु युग की अगर हम बात करें तो 1875 से 1900 तक का जो समय काल था वो भारतेंदु युग का था। ठीक है, वो युग भारतेंदु युग था। तो भारतेंदु युग के निबंधों का ना मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार करना, राष्ट्र प्रेम, ठीक है, देशभक्ति, अतीत गौरव का गुणगान करना और विदेशी शासन के प्रति आक्रोश दिखाना। ठीक है, वो इन्हीं सब उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए निबंध लिखा करते थे। तो लेखकों ने ना समाज में नैतिक और राजनीतिक स्तर को उठाने के लिए गंभीर विषयों के साथ हास्य और व्यंग्यपूर्ण शैली में भी निबंध जो थे वो लिखने शुरू कर दिए, जैसे कि आंख, नाक, भौं, धोखा, बुढ़ापा जैसे जो विषय थे इन पर भी उन्होंने निबंध लिखे। ये निबंध जो थे वो हास्य और व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखे गए थे। ठीक है, अब विशेषताओं की अगर हम बात करें तो निबंधों में हमें आत्मनिष्ठता, विनोद प्रियता देखने को मिलती है। गंभीर विवेचन का अभाव भी हमें दिखाई देता है, लेकिन जो रस, चुटकी और व्यंग्य से ये ना भरपूर होते हैं। ठीक है, भाषा में ना तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शैली में मुहावरों और लोकोक्तियों की प्राणवत्ता भी देखने को मिलती है। शिक्षाप्रद और उपदेशात्मक जो होते हैं ये निबंध होते हैं। ठीक है, अब प्रमुख निबंधकार कौन कौन से रहे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट है जिन्हें हिंदी निबंध का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। इसके अलावा हैं अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास और बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी आदि।
अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम देखें तो उनका समय काल था 1850 से लेकर 1885 तक। और ये ना युग प्रवर्तक रहे, युग प्रवर्तक निबंधकार थे, ठीक है। विषय और शैली की अगर हम बात करें तो भारतेंदु ने इतिहास, धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वर्णन और भाषा जैसे विविध विषयों पर निबंध लिखे थे। उनके निबंधों में ना हमें देश प्रेम, समाज सुधार, अतीत का गौरव और राजनीतिक चेतना जो है प्रमुख दिखाई देती है। राष्ट्र प्रेम की अगर हम देखें तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, लेवी प्राण लेवी और जातीय संगीत में व्यक्त किया गया है, ठीक है। ये इनकी जो कविताएं हैं, जो पंक्तियां हैं, इनमें राष्ट्र प्रेम हमें देखने को मिलता है। व्यंग्य विनोद की अगर हम बात करें तो स्वर्ग में चा विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर और कानून ताजीरात शौहर, इनमें हमें व्यंग्य विनोद दिखाई देता है। भाषा की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विविधता दिखाई देती है हमें भाषा में, जैसे कि उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। उर्दू निष्ठ हमें देखने को मिलती है, इनकी जो रचनाएं हैं। कानून ताजीरत शौहर में अदालतों की उर्दूनिष्ठ भाषा का यथार्थवादी प्रयोग किया गया है, ठीक है। संस्कृतनिष्ठ भाषा भी हमें देखने को मिलती है। जातीय संगीत में ना सहज और संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। विशेषता की अगर हम बात करें तो भारतेंदु की भाषा जो थी वो यथार्थवादी थी, जो विषय और संदर्भ के अनुसार बदलती थी, ठीक है। उनके निबंधों में ना गहरी जानकारी जो है वो राष्ट्रभक्ति और व्यंग्य विनोद का अनूठा मेल जो है हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट की, जो प्रमुख निबंधकार रहे हैं। इनका समय काल था 1844 से लेकर 1914 तक। तो योगदान और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 निबंध लिखे इन्होंने, और हिंदी प्रदीप का ना 32 वर्षों तक संपादन भी किया था, ठीक है। ये पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, और इसका इन्होंने ना 32 वर्षों तक संपादन किया। निबंधों में ना समाज, साहित्य, धर्म और संस्कृति, रीति प्रथा जैसे विविध विषय भी हमें शामिल देखने को मिलते हैं इनके निबंधों में। हास्य विनोद के साथ ये कल्पना, भावना और वैचारिकता का भी समावेश करते हैं अपने निबंधों के अंदर। भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया था इन्होंने, जो कहीं कहीं पर बोझिल हो जाती है, ठीक है। प्रमुख निबंधों के प्रकार अगर हम देखें तो इन्होंने ना विचारात्मक निबंध लिखे, जिसके अंदर आते हैं चारु चरित्र, चरित्र पालन, आत्मनिर्भरता, ठीक है। भावात्मक निबंध लिखे जिसमें आंसू है, मुग्ध माधुरी, प्रेम के बाग में बाग का सैलानी, ठीक है। वर्णात्मक निबंध लिखे जैसे कि संसार, महानाट्यशाला, चंद्रोदय, शंकराचार्य, ठीक है। सामान्य विषय भी कुछ लिखे जैसे आंख, कान, नाक, बातचीत। और सामाजिक समस्याओं से सब के ऊपर भी इन्होंने निबंध लिखे, जैसे बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, महिला स्वतंत्र, ठीक है। व्यंग्य विनोद भी लिखे जैसे इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, ठीक है। दम्बाख्यान, अकिल अजीरन रोग, ये व्यंग्य विनोद निबंध है। विशेषता की अगर हम बात करें तो भट्ट जी ने निबंधों में समाज और जीवन के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि के साथ ना मनोरंजन और शिक्षा का भी अद्भुत संतुलन किया था। प्रताप नारायण मिश्र, इसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र। तो इनका समय काल था 1856 से लेकर 1894 तक, और इनका हिंदी निबंध में क्या योगदान रहा वो देखेंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र ने ना हिंदी निबंध में तीखे व्यंग्य और विनोद की अनोखी शैली को विकसित किया था, और उनकी भाषा में व्यंग्यपूर्ण वक्रता और लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। प्रमुख निबंध की अगर हम बात करें तो विनोदी विषय जो रहे थे वो थे भौं, बुढ़ापा, होली, धोखा, मरे का मारे शाहमदा, ठीक है। गंभीर विषय पर भी इन्होंने लिखे जैसे शिव मूर्ति, काल, स्वार्थ, विश्वास, नास्तिक। विशेषता की अगर हम बात करें तो मिश्र जी ने के जो निबंध थे वो सूझबूझ और व्यंग्य विनोद के साथ गंभीर चिंतन को भी प्रस्तुत करते थे अपने निबंधों में। इसके बाद है पाल मुकुंद गुप्त। इनका समय काल था 1865 से लेकर 1907 तक, ठीक है। ये ना बहुत प्रतिभाशाली निबंधकार थे। बाल मुकुंद गुप्त ने ना भारतेंदु और द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बंगवासी और भारत मित्र पत्रिकाओं के माध्यम से उनके निबंध जो थे वो प्रकाशित हुए थे। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो निबंध में गहन चिंतन, तीखा व्यंग्य और हास्य का समावेश हमें देखने को मिलता है। शिव शंभू का चिट्ठा जो निबंध है वो ना उसमें हमें देशभक्ति, व्यंग्य और विचारशीलता का भी अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। उनके निबंध संग्रह का नाम जो है वो है गुप्त निबंधवावली, ठीक है। महत्व की अगर हम बात करें तो गुप्त जी ने लेखन में देश प्रेम और व्यंग्य की गहरी अभिव्यक्ति की है, ठीक है। इसके बाद है द्विवेदी युग की बात करते हैं हम। अभी हमने भारतेंदु युग की बात की। भारतेंदु युग में निबंध किस तरह से लिखे गए, उनके प्रमुख निबंधकार कौन कौन से रहे हैं, ठीक है। निबंधकारों के लेखकों के निबंधकारों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग की। तो 1900 से लेकर 1920 तक का जो समय काल था वो द्विवेदी युग का था, और हिंदी निबंध का जो द्वितीय युग ये रहा है, ठीक है। अब द्विवेदी युग की जो शुरुआत है वो नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती के प्रकाशन से हुई थी। इस युग में ना राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक नवजागरण की जो है वो उसकी प्रमुखता हमें देखने को मिलती है।
विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विषय और विचार अगर हम देखें तो इसमें राष्ट्रीय जागृति, विश्व प्रेम, अतीत गौरव और भाषा का परिष्कार हुआ था। भाषा की अगर हम बात करें तो शुद्धता और व्याकरण सम्मतता हमें देखने को मिलती है उसमें, भाषा के अंदर, ठीक है। हास्य और विनोद की बात करें तो वो जो था वो उसमें इन निबंधों में, इस समय में निबंध जो लिखे जाते थे वो हास्य और विनोद से में नहीं होते थे। उस हास्य और विनोद का जो था वो विषय समावेश जो था वो कम हो गया था इन निबंधों में, ठीक है। इस समय जो निबंध लिखे जाते थे उसमें गंभीरता और उत्तरदायित्व बढ़ चुका था, ठीक है। प्रमुख निबंधकार को अगर हम देखें तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और माधव प्रसाद मिश्र। तो अब हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है, जिनका समय काल था 1864 से लेकर 1938 ईस्वी तक, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ना ज़्यादातर विचारात्मक निबंधों का लेखन किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने ज्ञान विज्ञान और उपयोगी जानकारी को ना हिंदी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया। और उनका जो लक्ष्य था कि ना हिंदी माध्यम से में सोचने की जो क्षमता है उसको विकसित किया जा सके, ठीक है। जो लोगों की जो सोचने की क्षमता थी उसको विकसित किया जाए हिंदी के माध्यम से, ठीक है। तो मुख्य योगदान अगर हम देखें तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, और 1903 में वो संपादक बने और हिंदी साहित्य को ना नवीनता और प्रौढ़ता दी उन्होंने। और बेकन विचार रत्नावली है, तो अंग्रेजी लेखक बेकन के निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया था, ठीक है। और प्रमुख निबंध अगर हम देखें तो समीक्षात्मक निबंध इन्होंने लिखे जिसके अंदर आता है कवि और कविता, साहित्य की महत्ता, ठीक है। वर्णनात्मक निबंध लिखे जिसमें है एक योगी की साप्ताहिक समाधि, अद्भुत इंद्रजाल और गूढ़ विचारों के उद्घाटन वाले भी उन्होंने निबंध लिखे जिसमें है दंड देव का आत्मनिवेदन। तो विशेषता की अगर हम बात करें तो द्विवेदी जी ने ना साधारण विषयों को भी गंभीर और गूढ़ तरीके से प्रस्तुत किया था। इसके बाद आते हैं पंडित माधव प्रसाद मिश्र। तो पंडित माधव प्रसाद मिश्र द्विवेदी युग के प्रभावशाली लेखक थे, जिन्होंने सुदर्शन का संपादन किया था, ठीक है। और वे भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और साहित्य के प्रति गहरे आस्थावान थे। उनके निबंधों में ना हमें मनोविकारों और गार्हस्थ्यिक समस्याओं पर आधारित अनुभव और व्यवहार का उपयोग उन्होंने अपने निबंधों में किया था। ये जो मनोविकार हैं, गार्हस्थ्यिक समस्याएं हैं, इनसे संबंधित हमें उनके निबंध देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्रमुख निबंध अगर हम देखें तो इनके जो निबंध होते थे वो भावपूर्ण कल्पना परक होते थे, जिसके अंदर होली आता है, रामलीला है, व्यास पूजा है, श्री पंचमी है, ठीक है। ये भावपूर्ण और कल्पना परक निबंध रहे हैं। चिंतन परक भी उन्होंने निबंध लिखे जिसके अंदर आते हैं बेवर का भ्रम, ठीक है। तो उनकी शैली जो थी वो शोध और अनुसंधान में खंडन मंडन की प्रभावशाली थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तो बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध जो थे वो अधिकांशतः आलोचनात्मक थे, जिनमें साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर विचार किया गया था, ठीक है। जो उनके निबंधों में ना विचारों और भावों का निरंतर प्रवाह होता था, लेकिन गहराई की भी हमें कमी दिखाई देती थी। और यह इसलिए होता था क्योंकि वे लेखक के साथ साथ ना वक्ता भी थे, ठीक है। और उनके निबंधों को पढ़ते हुए व्याख्यान का भी आभास होता था। तो मुख्य विशेषता अगर हम देखें तो इनकी जो भाषा थी वो संस्कृतनिष्ठ और प्रवाहपूर्ण थी, जिसमें हमें उर्दू शब्दों का भी जो प्रयोग है वो कम दिखाई देता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर संस्कृतनिष्ठ वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग कम होगा। संस्कृत से संबंधित जो शब्द होंगे उनका हमें जो उपयोग है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो विचारात्मक निबंध उन्होंने लिखे जैसे कि जिसमें भारतीय साहित्य की विशेषताएं हैं, जिनमें व्यास शैली का प्रभाव किया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सरदार पूर्ण सिंह, जिनका समय काल था 1881 से 1931 तक। तो द्विवेदी युग के ना ये प्रमुख निबंधकार हैं, जिनके 6 निबंधों ने उन्हें श्रेष्ठ माना था। उनके निबंध जो थे वो नैतिक और सामाजिक विषयों पर आधारित थे और विचारों की वंदना के लिए अपनाई गई पद्धति जो थी वो मौलिक पद्धति उन्होंने अपनाई थी। और उनके निबंधों में ना ललित निबंध की धारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है हमें, जैसे जो आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है और सच्ची वीरता में हमें जो ललित निबंध हैं ये ललित निबंध के अंदर आते हैं, ठीक है। ये 3 निबंध जो हैं, और उनकी भाषा जो है वो संकेत संपन्न और भावव्यंजक थी और संतुलित शब्द विन्यास ने निबंधों को लालित्य को बढ़ाया था, ठीक। इसके बाद आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका समय काल था 1883 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। तो इतिहास, संस्कृति, साहित्य और भाषा के प्राकंड पंडित थे ये, ठीक है, जिनके ना निबंध जो थे वो गहरे और खोजपूर्ण थे। उनके निबंधों में गंभीरता, सरल व्यंग्य, बौद्धिक सरसता और प्राचीनता के साथ ना नवीनता का भी संतुलन हमें देखने को मिलता है। कछुआ कर्म और मारेसी मोही कुठाव जैसे जो निबंध हैं उनमें हमें सामयिकता, तत्कालिक कर्तव्य का चित्रण जो है वो देखने को मिलता है। उनकी भाषा जो थी वो सरल थी, प्रभावपूर्ण थी और सहज भी थी, जिसमें ना पारिभाषिक शब्दों का जो था वो कम प्रयोग किया गया था। इसके बाद है पद्म सिंह शर्मा। तो उनके निबंध जो हैं
साहित्यिक विषयों और व्यक्तियों पर आलोचनात्मक होते थे। ठीक है, संग्रह पद्मराग और पद्म मंजरी में प्रकाशित निबंधों में वे सामान्य विषयों को चिंतन और कल्पना से जीवंत बना देते थे। और उनकी भाषा जो थी वो सरल और प्रभावपूर्ण थी, जिसमें मुहावरे, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता था। उनका जो लेखन था वो आलोचना को भी सरस और रोचक बना देता था। ये आलोचनात्मक निबंध लिखा करते थे पद्म सिंह। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे शुक्ल युग की। तो ये जो शुक्ल युग है वो 1920 से लेकर 1940 तक चल रहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लेखन से निबंध साहित्य की जो निबंध जो साहित्य था उसमें नई दिशा हमें देखने को मिली। तो द्विवेदी युग में ना गद्य भाषा का परिष्कार हुआ था, लेकिन शुक्ल युग में गहरे विश्लेषण और सृजनात्मक प्रयोग की भी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। इस युग में ना छायावादी कवियों और प्रेमचंद का गद्य लेखन भी प्रभावी था, जो भावनात्मकता और स्पष्टता के मिश्रण से लुभाता था। ठीक है, निबंध को अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग करके एक विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिससे निबंध का जो था संरचनात्मक रूप जो है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और प्रमुख निबंधकारों में ना रामचंद्र शुक्ल आते हैं, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद और राहुल शंकराचार्य आदि जो लेखक हैं, जो निबंधकार हैं, वो शामिल होते हैं। ठीक है, शुक्ल युग के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, तो इनका जो समय काल था वो था 1884 से लेकर 1941 तक। तो शुक्ल युग के जो हैं ये प्रमुख निबंधकार थे। उनके निबंधों में ना गंभीर विवेचन और तीखा व्यंग्य देखने को मिलता है हमें। उन्होंने चिंतामणि के 3 भागों में विभिन्न मनोभावों जैसे कि भय, क्रोध, श्रद्धा, लज्जा आदि पर ना निबंध लिखे हैं, जिनमें सामाजिक पक्ष का विश्लेषण किया है इन्होंने। और शुक्ल जी ने ना साहित्य के गंभीर विषयों पर निबंध लिखे, जिनमें तर्कपूर्ण विवेचना और भावुकता का मिश्रण जो है वो हमें दिखाई देता है। उनकी जो भाषा है उसमें संस्कृत, फारसी, उर्दू और बोलचाल की वाली जो शब्दावली है उसका प्रयोग भी किया मिलता है हमें देखने को, जिससे हिंदी गद्य को ना व्यंजक और चित्रात्मक बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं बाबू गुलाब राय। इनका समय काल है 1888 से 1963 ईस्वी। तो इनके निबंध साहित्य में ना आत्मपरकता और व्यंग्य की प्रमुखता दिखाई देती है हमें। और उनके निबंधों में गंभीर चिंतन, आत्मीयतापूर्ण व्यंग विनोद भी देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें है फिर निराशा क्यों और मेरी असफलताएं। संग्रह में पहले संग्रह में ना सामाजिक और ये 2 संग्रह हैं इनके निबंध के। ठीक है, तो पहला जो संग्रह है उसमें सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार किया गया है, और जो दूसरा है उसमें हास्य और व्यंग्य से निबंधों को आकर्षक बनाया गया है। ठीक है, और उनकी जो भाषा है उसमें ना प्रचलित शब्द हमें देखने को मिलते हैं, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और लोकोक्तियों का भी सहज प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है पूरी तरह से राष्ट्रीय विचारक थे, और उनके निबंधों में भाव और ज्ञान का संतुलन हमें देखने को मिलता है। उनका जो गद्य है वो लयात्मक, लालित्यपूर्ण और प्रवाह युक्त है। ठीक है, साहित्य देवता में संग्रह जो है उसमें वे रसपूर्ण आत्माभिव्यंजक निबंध लिखते हैं वो। ठीक है, जिसमें प्रतीकात्मक अर्थों का प्रयोग है। और उनकी जो भाषा है वो तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का सहज प्रयोग उनकी भाषा में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं राहुल शंकराचार्य। ठीक है, तो राहुल शंकराचार्य जो थे वो बहुभाषाविद है, साहित्यकार और पुरातत्ववेत्ता है। ठीक है, उनके ना निबंध जो है पुरातत्व निबंधावली और साहित्य निबंधावली में ना संग्रहित लिखे गए निबंध हैं। ठीक है, तो इनमें जो भाषा और साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर विचार किया गया है इन संग्रहों में। ठीक है, निबंध के। इसके बाद है राहुल शंकराचार्य। ठीक है, ये जो है वो बहुभाषाविद हैं, साहित्यकार और पुरातत्ववेत्ता हैं थे। ठीक है, उनके निबंधों में पुरातत्व निबंधावली और साहित्य निबंधावली में ना भाषा, साहित्य, सामाजिक मुद्दों पर विचार किया गया। और उनके निबंधों में हमें ताजगी, तर्क शक्ति और स्वाभाविक प्रवाह देखने को भी मिलता है। वे समाज की जो समस्याएं हैं जैसे मातृभाषाओं का प्रश्न, भोजपुरी पर भी विचार करते थे। उनका गद्य जो था वो लोकोन्मुख था। ठीक है, और वे प्रचलित शब्दों के उपयोग में माहिर थे। इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये ना महाकवि थे। ठीक है, इन्हें महाकवि बोला जाता है, और ये महाकवि के साथ साथ ना प्रभावशाली गद्यकार भी थे। अब इनके ना निबंध जो थे वो उनके ना निबंध संग्रह हैं। ठीक है, जैसे प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक में ना काव्य, साहित्य और हिंदी भाषा की समस्याओं पर विचार किया गया है। ये इनके कुछ निबंध के संग्रह हैं, जिनमें काव्य भी है, साहित्य और हिंदी भाषा की कुछ समस्याएं जो होती हैं उन पर विचार किया गया है। अब उनके निबंधों में ना अक्खड़ व्यक्तित्व और आत्म अभिव्यक्ति भी की झलक जो है हमें देखने को मिलती है।
उनकी जो गद्य शैली है ना वो यथार्थवादी है, ये स्पष्ट है और ना सरल थी, जिसमें वे अनुभवों को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करते थे। ठीक है, उन्होंने ना जनभाषा, लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग किया जो ग्रामीण परिवेश से प्रेरित थे। ठीक है, इसके बाद है शुक्लोत्तर युग। ये 1940 से लेके आज तक अभी भी जो है वो शुक्ल तक का बताया गया है। तो शुक्लोत्तर युग जो है वो 1940 से आज तक है। तो शुक्लोत्तर युग में ना निबंध अधिक गंभीर, साहित्यिक और तर्क संकुल हो गए थे। ठीक है, द्विवेदी और शुक्ल युग के निबंधों में ना वैयक्तिकता की और भावना की कमी हमें देखने को मिलती थी, जबकि जो छायावादी कवि जो थे उनके निबंधों में कुछ आत्मीयता देखने को मिली थी हमें। ठीक है, और शुक्ल युग के बाद ना निबंधों में वैयक्तिकता वापस आ गई थी और भाषा में तत्सम के स्थान पर तद्भव और देशी शब्दों का प्रयोग होने लगा था, ज़्यादा प्रयोग बढ़ चुका था। और निबंधों में ना निबंधों के विषयों में भी ना विविधता आ गई थी। निबंध जो थे, लेखन की 3 प्रमुख शैलियाँ हमें देखने को मिलती है निबंध लेखन की। ठीक है, जिसके अंदर आता है ललित, व्यंग्य और वैचारिक। ये 3 तरह के निबंध जो हैं वो हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं और ये 3 शैलियाँ हैं निबंध की। ठीक है, तो इन शैलियों ने ना निबंधों को ना एक नया आयाम दे दिया था। अब अगर हम बात करें वैचारिक निबंध की, तो ये परंपरा और प्रमुख निबंधकार इसमें देखेंगे हम। ठीक है, पहले वैचारिक निबंध की परंपरा देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रमुख निबंधकार को भी हम बारे में पढ़ेंगे। तो वैचारिक परंपरा अगर हम देखें निबंधों की, तो शुक्ल जी के बाद ना हिंदी में वैचारिक निबंधों की परंपरा जो थी वो निरंतर बनी रही थी, जिसमें विचार की स्पष्टता, तर्कपूर्ण चिंतन और विचारधारात्मक आग्रह की अभिव्यक्ति हुई थी। ठीक है, इस दौर के निबंधकारों ने समसामयिक विषयों पर निबंध लिखे, जैसे उनकी वैचारिक दृष्टि का परिचय मिलता था हमें। अब प्रमुख निबंधकार अगर हम देखें जिन्होंने वैचारिक निबंध लिखे, तो उनमें सबसे पहले नाम आता है जैनेंद्र कुमार का। तो ये ना प्रसिद्ध कथाकार हैं और निबंधकार भी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक चिंतन पर विवेचनात्मक निबंध लिखे थे। प्रश्नोत्तर या साक्षात्कार की पद्धति का प्रयोग किया इन्होंने निबंध लिखने के लिए। निबंधों की विशेषता अगर हम देखें तो दार्शनिक पहलू और जीवन के बड़े सत्य से जोड़कर चिंतन करते हैं ये अपने निबंधों में। और प्रमुख निबंध संग्रह है इनका समय और हम। ठीक है, ये इनका निबंध संग्रह है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, तो उनके निबंधों में ना दार्शनिक विवेचन और लेकिन ना जटिलता हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इनके निबंधों में दार्शनिक विवेचन तो दिखाई देता है, लेकिन जटिलता नहीं दिखाई देती है। और शिक्षा की समस्या निबंध है, इस पर उन्होंने विचार प्रधान रहा है इनका। ठीक है, इस निबंध पर। इसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो भारतीय जीवन के सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और मानवीय पहलुओं का वर्णन ये करते हैं। ठीक है, भाषा और साहित्य के मुद्दों पर भी निबंध लिखे इन्होंने। प्रमुख निबंध संग्रह अगर हम बात करें तो वो है अर्धनारीश्वर। ठीक है, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, रेती के फूल। ये कुछ प्रमुख निबंध हैं इनके, निबंध संग्रह हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो प्रेमचंद और शुक्ल जी की विशेषताएं उनके निबंधों में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, निष्कर्ष अगर हम देखें, निष्कर्ष पर इतना जल्दी पहुंचने की प्रवृत्ति है इनकी और तीव्र व्यंग्य भी अपने निबंधों में करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी निबंध लिखे इन्होंने और प्रमुख निबंध संग्रह है विराम चिन्ह। इसकी बात है डॉक्टर नागेंद्र। काव्यशास्त्र और साहित्यिक विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे हैं ज़्यादातर। साहित्यिक प्रवृत्तियों की और शैलियों, कवियों और लेखकों पर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। ठीक है, निबंध जो रचनाओं में ना तर्क और भावना का संतुलन हमें इनके निबंधों में देखने को मिलता है। प्रमुख निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो वो है विचार और विवेचन, जो 1944 में वो संग्रह लिखा गया। ठीक है, और विचार और अनुभूति, आस्था के चरण, ये इनके निबंध संग्रह हैं प्रमुख। इसके बाद है विवेकी राय। तो स्वतंत्रोत्तर भारत के ये प्रमुख निबंधकार रहे हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद के दौर में विकास की खामियां और आम लोगों की चिंताओं पर इन्होंने लिखा। प्रमुख निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो वह है मनबोध मास्टर की डायरी। ठीक है, फिर बैतुलवा पर डाल पर, जुलूस रुका है, गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। आगे है हिंदी में वैचारिक निबंधों की परंपरा जो है वो निरंतर रही थी। ठीक है, तो इन निबंधकारों ने ना समसामयिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों पर प्रस्तुत किया निबंध अपने विचारों को। ठीक है, उनका चिंतन जो था वो स्पष्टता, तर्क और विचारधारात्मक आग्रह से भरा हुआ था, जिससे पाठकों को गहरे विचार की दिशा में प्रेरित किया जाता है। ये तो था विचारात्मक निबंधों के बारे में। अब हम देखेंगे ललित निबंध। ठीक है, तो ललित निबंध में ना सरस शैली का पर विशेष बल होता है, दिया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो भावों और विचारों को इस रूप में प्रस्तुत करना होता है कि वे जो पाठक जो है वो अनुभूति जन्य हो जाए, आत्मीय और रोचक लगे वो निबंध। ठीक है, इसमें ना भाषा जो होती है वो शुष्क ना होकर कल्पनाशील, सहज और सरस होती है। ठीक है, ललित निबंधकार जो होते हैं उसमें जटिलता और उबाऊ वर्णन से बचते हैं इसमें, और रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप निबंधों में भी दिखाई देती है।
प्रमुख निबंधकार अगर हम देखें ललित निबंधकार तो वो आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ललित निबंधों के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। उनके निबंधों में ना मानवतावादी जीवन दर्शन और भावुक हृदय का दर्शन भी होता है। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, बंगला, मध्यकालीन हिंदी साहित्य का गहरा अध्ययन किया था इन्होंने। और उनकी दृष्टि जो थी आधुनिक थी और निबंधों में पांडित्य के साथ साथ नवीन चिंतन की दृष्टि भी हमें देखने को मिलती है। द्विवेदी जी ने ना अपने विचारों को भावनाकुलता के आवेग में प्रस्तुत किया था, जिससे ना विचार और जो भाव हैं, भाव के जो गठाव हैं, उनमें शैथिल्य नहीं आता है। ठीक है, अब इनके प्रमुख निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो वो है अशोक के फूल, विचार और वितर्क और कल्पलता। ठीक है, कल्पलता। उनकी भाषा जो थी वो लचीली और ललित थी। ठीक है, जिसमें ना देशज और संस्कृत शब्दों का सुंदर सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, तो संस्कृत भाषा और साहित्य के विद्वान थे। लोक संस्कृति और लोक साहित्य में भी इनकी गहरी पैठ थी। ठीक है, और उनके निबंधों में ना शास्त्र ज्ञान और लोक संस्कृति का सम्मिलन हमें देखने को मिलता है। शैली की अगर हम बात करें तो भावपूर्ण और काव्यमय शैली थी इनकी। ठीक है, और भाषा भी जो थी वो काव्यमय और सरस थी। संस्कृत के ललित शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा में विशेष रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है, प्रमुख निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी। ठीक है, तमाल के झरोखे से और संचारिणी, लागो रंग हरी। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। और उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, चितवन के सौंदर्य में लपट नहीं, आँच नहीं, छलकता हुआ मधुर रस नहीं, वह भी चितवन के एक एक फूल में अलग अलग नहीं, उसके समूचेपन में एक साथ है अविभाज्य और अविकल। इसके बाद है कुबेरनाथ राय। ठीक है, तो आधुनिक दृष्टि वाले ललित निबंधकार रहे हैं ये। निबंधों में चिंतन और कला प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका इनको देखने को मिलती है। ठीक है, निबंधों में आवेग, विवेचना और व्यंग्य का समुचित प्रयोग किया इन्होंने। रागात्मकता, कल्पना शक्ति और नई उद्भावना का प्रयोग हम देखते हैं इनके निबंधों में। प्रमुख निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो वो है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक। ठीक है, निषाद बांसुरी, गंधमादन, विषाद योग। ठीक है, ललित निबंधों में ना रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप होती है। ठीक है, इनकी शैली सरल, सहज और काव्य में भी होती है। प्रमुख निबंधकार जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं। इन्होंने ना अपनी विशिष्ट शैलियों और दृष्टिकोण से ललित निबंधों का जो स्वरूप है उसे संवारा, जिसमें हमें भावनात्मकता, चिंतनशीलता का ना सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद है व्यंग्य निबंध। तो व्यंग्य निबंध एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक ना समसामयिक और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से ना विचार करता है। ठीक है, इसमें रचना का समस्या की गहराई में जाकर उसके अंतर्विरोधों को उद्घाटित करता है और उसे ना हास्य, व्यंग्य और तीखे शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये जो निबंध होते हैं ना पाठकों को नया दृष्टिकोण और सामाजिक जागरूकता प्रदान करते हैं। व्यंग्य निबंध का अगर इतिहास देखिए तो भारतेंदु युग से हम इसकी शुरुआत मानते हैं। तो व्यंग्य निबंधों की जो शुरुआत थी तो भारतेंदु युग में हुई थी। ठीक है, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, इन्होंने इस शैली को प्रारंभ किया। लेकिन बाद में ये जो परंपरा थी वो शिथिल हो गई थी। उसके बाद ये काफ़ी सारे जो रचनाकार रहे, निबंधकार हैं, उन्होंने भी इस शैली को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम देखें तो व्यंग्य निबंध के नए युग की शुरुआत हरिशंकर परसाई ने की थी। ठीक है, उन्होंने व्यंग्य को एक स्वतंत्र साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित किया था। व्यंग्य निबंधकार को अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका नाम इसमें नाम आता है हरिशंकर परसाई का। तो हरिशंकर परसाई ने ना निबंध सामाजिक और हरिशंकर परसाई के जो निबंध है वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहरी दृष्टि डालते हैं। ठीक है, उनके निबंध जो होते हैं भ्रष्टाचार, दंभ, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता आदि पर ना तीव्र प्रहार करते हैं। व्यंग्य शैली में प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक विषयों पर गहरी चोट की जाती है। प्रमुख निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो वो है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे। ठीक है, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया गया है, ये आप देख लेना। इसके बाद है गोपाल प्रसाद व्यास। ठीक है, इनके निबंधों में ना शुद्ध हास्य का रूप हमें देखने को मिलता है। पारिवारिक जीवन और युग जीवन की असंगतियों और विकृतियों का उपहास उड़ाया गया है इनके निबंधों में। ठीक है, प्रमुख निबंध संग्रह अगर हम देखें तो वो है मैंने कहा, कुछ सच कुछ झूठ तो क्या होता, हलो हलो। ठीक है, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं।
इसके बाद है प्रभाकर माचवे। तो इनके निबंधों में ना आदर्शों का ढोल पीटने वाले लोग जो स्वार्थपरता और अश्लीलता की पोल खोली गई है, ठीक है। भाषा के संयम और अनूठे लाक्षणिक प्रयोग के साथ हास्य और चिंतन का मिश्रण भी इनके निबंधों में हमें देखने को मिलता है। प्रमुख निबंध संग्रह की बात करें तो खरगोश के सींग है, बेरंग, ठीक है, तेल की पकौड़ियाँ। इसके बाद है बरसाने लाल चतुर्वेदी। तो मिस्टर चोखेलाल संग्रह में ना 39 निबंध हैं जो हास्य और व्यंग्य से भरपूर है। ये इनका निबंध संग्रह है मिस्टर चोखेलाल, ठीक है। इसमें उन्होंने 39 निबंध लिखे हैं जो किससे भरे हुए हैं, हास्य और व्यंग्य से। और जीवन के सामान्य क्रियाकलापों से हास्य उत्पन्न किया गया है इनके निबंधों में, ठीक है। विषय की बात करें तो भाषण झाड़ने की बीमारी, अभिनेता बनने की चाह, झूठी हमदर्दी, चाटुकारिता आदि जैसे जो विषय हैं इन पर इन्होंने निबंध लिखे हैं। अब व्यंग्य निबंध की विशेषताएं अगर हम देखें तो समसामयिक विषय आता है। सबसे पहले देखेंगे तो व्यंग्य निबंध का जो होते हैं वो आमतौर पर समसामयिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं अपने निबंधों में, ठीक है। और अंतर्विरोधी पहलुओं का उद्घाटन करते हैं। तो लेखक ना तो वैचारिक विवेचन करता है और ना भावनात्मक वर्णन करता है इसमें, बल्कि वह ना समस्याओं के अंतर्विरोधों को उद्घाटित करता है जो समानतः हमारी पकड़ में नहीं आते हैं। विशेष जो है वो हास्य परिहास शैली हमें देखने को मिलती है इसमें। तो लेखक एक विशेष हास्य और व्यंग्यपूर्ण शैली अपनाता है जिसमें शब्दों का चयन और वाक्य संरचना इस तरह होती है कि एक तिलमिलाहट या झंझलाहट पाठक में उत्पन्न हो, ठीक है। सामाजिक जागरूकता की अगर हम बात करें तो स्वस्थ व्यंग्य से पाठकों को ना नया दृष्टिकोण और सामाजिक जागरूकता भी मिलती है। साथ ही रूढ़ियों, अंधविश्वासों आदि पर भी विचार प्रस्तुत किया जाता है। अब एंड में देखेंगे कि हिंदी लास्ट में है तो हिंदी में ना व्यंग्य निबंध लेखन की परंपरा जो थी वो बहुत समृद्ध है और हरिशंकर प्रसाई ने इसे एक विशेष दिशा भी दी। हालांकि हाल के वर्षों में निबंध लेखन में उदासीनता बढ़ी है और नए लेखकों का आगमन जो है वो कम हो गया है, जिससे निबंध लेखन की प्रवृत्ति में कमी आ गई है। तो ये तो था हमारा इकाई 17, ठीक है। ये हमारी इकाई 17 थी जो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। बाय बाय।